नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वह है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यही हमारी क्लास है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये हमारी क्लास आज की है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है, मैंने पिछले वाली वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। प्रशासकीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। मैंने पिछली वाली आप वीडियो में देखेंगे तो वहाँ मैंने राष्ट्रपति की इन शक्तियों को एक हेडिंग के रूप में स्पष्ट किया है और आज की क्लास में उसकी व्याख्या होगी। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये थोड़ा सा बड़ी भी क्लास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है शक्तियों में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे राष्ट्रपति का वीटो पावर बहुत पूछता है और वो है क्या, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली हेडिंग जो है मैंने आपको दे रखा है, आप नोट कर लिए होंगे, वो है प्रशासकीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की प्रशासकीय शक्तियाँ, ये क्या है? नंबर 1, इसमें क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1, राष्ट्रपति के नाम पर संघ के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर संघ के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपको मैंने बताया है कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 52 यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति आदिनाल होता है, लेकिन ये स्वयं नहीं करता है। कौन करता है? उसके अधीनस्थ माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया कि राष्ट्रपति के नाम पर समस्त संघ के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और आप लिखते चलेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहाँ कुछ बातें हमको आपको बताना है। मैंने क्या लिखा, बहुत ध्यान से देखें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। दो बातें बतानी है। यहाँ ये बताना है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। सब मेरे गौर करें, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसी को चाहे राष्ट्रपति किसी को चाहे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लोकसभा में, ध्यान सुन लीजिए, लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा, उस बहुमत दल के नेता को लोकसभा में, मैं फिर रिवाइज करता हूं,
क्योंकि बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होती, जिससे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहां मैं आपको बता दूंगा, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। बात ध्यान से सुने, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अगर वह सलाह नहीं मानता है तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, और संविधान का उल्लंघन हो जाएगा तो उसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा कि राष्ट्रपति मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसी में एक लाइन और मैं लिख देता हूं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत रूप से, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका क्या मतलब? मंत्री अपना त्याग पत्र, इसका मतलब है कि मंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान से सुने, जो मंत्री होगा वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। मैं कई बार बात, मेरे ध्यान सुनिए, मंत्री त्याग पत्र अपना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, प्रश्न ही होता है। मैं बताता हूं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। प्रश्न यहां आता है कि सरकार के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाएगा। यहां मैं बना ही देता हूं, जब आप विधानसभा संसद पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर होगा। अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब अविश्वास का प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ आएगा, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा वह लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं। बात क्लियर? ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति के नाम पर समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर तीसरी बात जो है, राष्ट्रपति महान्यायवादी, राष्ट्रपति महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में इसका नाम है अटॉर्नी जनरल, AG हो गया। राष्ट्रपति का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आप लिखते चलेंगे हमारे साथ,
महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वेत और उसके मतलब महान्यायवादी के वेत उसके माने महान्यायवादी के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। और महान्यायवादी का जो आर्टिकल है, हम आपसे फिर जो महान्यायवादी पढ़ाऊंगा अलग से पूछूंगा, इसलिए यहाँ बता देता हूँ। इसका आर्टिकल है 76। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर महान्यायवादी का कार्यकाल पूछता है तो सामान्यतया 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर ध्यान सुने, अगर कार्यकाल 5 वर्ष न लिख करके ये लिखा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अगर ऑप्शन में ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो उत्तर यही सही होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे प्रिय शिष्य ने कमेंट किया है, सर संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान से देखेंगे आप हमारी पहले की क्लासेज में, तो वहां मैं आपको बताना चाहती बहाने प्रश्न में याद आ गया मुझे। जो 8 बड़ी समितियां थी उनमें संचालन जो समिति थी, मैं फिर इसको एक बार बता देता हूं। जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बड़ी समिति है, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और छोटी समितियों में एक कार्य संचालन समिति थी, छोटी समितियों में एक कार्य संचालन समिति थी। हमारे कृषि से ने पूछा था तो मैं उसको बताना चाहता हूँ और सभी लोग जान लीजिए। बड़ी समितियों में जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और छोटी समितियों में जो कार्य संचालन समिति थे इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। याद रहेगा, उसी बहाने याद प्रश्न आ गया था मुझे। ठीक है, तो हमने टॉपिक पर आ जाए। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और यहाँ अगर प्रश्न पूछे कि महान्यायवादी कार्यकाल कितना होता है और ऑप्शन में ये हो कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो आप उत्तर यही लगाएंगे, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अगला चौथा, राष्ट्रपति मान तो मैं लिख देता हूं, वह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैग, CAG, कैग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कामा लोक सेवा आयोग, बल्कि यहां हम कर ले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, कामा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, काम आप करते चलेंगे, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो प्रशासकीय शक्तियों में भी और हैं, तो इतने के हमने देख लिया। पहला क्या है कि राष्ट्रपति के नाम पर संघ के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर संघ के समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं, ध्यान सुने। दूसरी बात है
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अपना त्यागपत्र मंत्रियों को देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे, और अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो वह कहाँ आएगा, आपका लोकसभा में आएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। ठीक, अगला वह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कैग गामा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अभी हम प्रशासकीय शक्तियां पढ़ रहे हैं। प्रशासकीय शक्तियों में मैंने 4 के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे उम्मीद है कि आप काफी कलम लेकर बैठे होंगे। अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आप कृपया करके इसको डाउनलोड करके लिखते रहिए, क्योंकि मैं एकदम अलग राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसको अलग अलग बताऊंगा, ताकि जब प्रश्न आपके सामने आए तो आपको समझ में आए कि ये कौन सा कार्य राष्ट्रपति का है, प्रशासकीय कार्य है, कौन सा कार्य विधायी कार्य है, तो उसमें आपको स्पष्टता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, 4 हो गया होगा मुझे लगता है, 5वां। अब देखिए, संघ सरकार मतलब ऐसे कर लेंगे हम, प्रधानमंत्री से शासन संबंधी समय समय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री से शासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। यहां बल्कि आप लिख लें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से समय समय पर शासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, 78। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे नंबर 6, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग मानवाधिकार आयोग पिछड़ा आयोग भाषा अल्पसंख्यक आयोग के, सभी के हैं, इकट्ठे में कर दिया, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा आयोग, भाषा अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, आदि की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे अगली बात है, केंद्र राज्य के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद
इसका जो आर्टिकल होगा वह है आर्टिकल 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ठीक है, अगला 8वां, संघ शासित क्षेत्रों का क्षेत्रों में प्रशासक या कहीं कहीं उपराज्यपाल उनको कहा जाता है, प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो प्रशासकीय क्षेत्र में ये प्रशासकीय शक्तियों में मैंने आपको बता दिया, ये और ये क्या क्या। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री से शासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है, यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा 78। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा आयोग, भाषा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा केंद्र राज्य के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 का गठन करता है। इसके अलावा संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये प्रशासकीय शक्तियां हो गई। ठीक है, प्रशासकीय शक्तियां पूरी समाप्त हो गई। प्रशासकीय मैं पूरा मिटा देता हूं क्योंकि पूरा बोर्ड हमको लिखने के लिए मिल जाएगा। प्रशासकीय शक्तियां समाप्त हो गई, आप पूरा इसको याद कर जाइए। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो डाउनलोड करके इसको लिखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति से प्रश्न बहुत आते हैं। इसकी मैंने निर्वाचन बता दिया, इसका मैंने महाभियोग बता दिया, इसको हटाने की प्रक्रिया बता दिया। ठीक है, आप कमेंट में हमारा प्रश्न का जवाब देंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न के कमेंट में आपका जवाब हमको चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। ये प्रश्न का जवाब अब हमको देंगे। अब चलिए, विधायी शक्तियां, प्रशासकीय खत्म हो गया, विधायी शक्तियां, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये दूसरे में। ठीक है, विधायी शक्तियां, पहले हम इस पर चलते हैं। पहली बात ये जाने, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि संसद का गठन 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कभी नहीं बताएंगे कि 2 अंगों से, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, कोई भी प्रस्ताव कानून नहीं बन सकता। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक 2 सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून बन सकता है। ठीक है, तो पहला हेडिंग, दूसरी हेडिंग मैंने प्रशासकीय पढ़ लिया, दूसरी है विधायी अधिकार, विधायी शक्तियां। उसमें है राष्ट्रपति संसद, आप लिख लेंगे राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन आहूत करता है या बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसका सत्रावसान, बहुत पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित करता है, और राष्ट्रपति सदन में गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो आप क्या बता दोगे, राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि यहां पर यह प्रश्न होगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो प्रश्न यहाँ पर, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मेरे से एक प्रश्न दिमाग में आ रहा था, वो छूट गया था, वो ये है कि 76 मैंने इसके पहले बताया, 76 बताया था, महान्यायवादी बताया था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है,
तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महान्यायवादी है वो सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह दोनों सदनों में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, भाग ले सकता है और अपनी बात कह सकता है, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से वह कौन सा संवैधानिक पद है जो दोनों सदनों में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता? तो वो कौन है? महान्यायवादी। क्यों मतदान में भाग नहीं ले सकता? क्योंकि भैया वह संसद का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसी बहाने एक प्रश्न दिमाग में आ गया था, मैंने बता दिया। आप पढ़ते चलिए। राष्ट्रपति में मैं आपको प्रश्न देता हूं, आप नकल मत कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न मेरा है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन लोग भाग नहीं लेते? ये मेरा प्रश्न है और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, विधायी शक्तियां में इतना हो गया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। नंबर 2, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष तथा राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष मतलब लोकसभा के सत्र जो स्टार्ट होता है प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक चुनाव, बल्कि यहां प्रत्येक कर ले, प्रत्येक चुनाव के बाद संसद के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष हर साल तथा सदन के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ठीक है, ये बात क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात ए बी, मैं बी करके लिख रहा हूं या आप ए करके लीजिए, उसमें भी आपने 1 2 लिखा होगा तो यहाँ 2 कर ले, यहाँ 3 कर ले। अगली बात इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, इसकी बोलते हैं क्या? एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। इसके लिए अनुच्छेद 331 याद रहेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ख्याति रखते हैं और इसका अनुच्छेद है 80। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ख्याति रखते हैं, उनको करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मैंने कुछ चीजों को बता दिया। ठीक, अगली बात नंबर 4, किसी संसद सदस्य के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी संसद सदस्य के
के चुनाव पर, बल्कि यहां चुनाव न करके लिख लेंगे बच्चों, निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, ये प्रश्न बहुत पूछा गया, प्रश्न चिन्ह लगे तो उसका समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दल बदल पर होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन किसी के निर्वाचन पर लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, 10 के निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगे तो उसका समाधान चुनाव आयोग की सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें चल रही हैं, आप सब नोट करते चलिए। किसी संसद सदस्य के निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगे तो उसका समाधान राष्ट्रपति करेगा, परंतु चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगली बात, ये मैंने पढ़ाया आपको, किसी राज्य का सीमा परिवर्तन, किसी राज्य का सीमा परिवर्तन, ठीक है, या नाम में परिवर्तन पर विचार राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में रखा जाता है। और ये अनुच्छेद 3 आपको मैंने पढ़ाया है संघराज्य क्षेत्र में, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? 3। तो ये आज की क्लास इतना ही विधायी शक्तियों में। इसी में अगली जो टॉपिक है राष्ट्रपति का वीटो पावर। जैसे वीटो पावर में क्या कि कोई अगर प्रस्ताव सदन से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास क्या कंडीशन होती है? उसके पास कंडीशन होती है या तो वह हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा, अगर पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया और पुनः सदन ने पास करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को इस बार हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ठीक, या फिर उसको न पास न भेजे, न साइन करे, न भेजे, न हस्ताक्षर करे, उसे अपने पास रख ले। तो ये राष्ट्रपति की कुछ वीटो संबंधी शक्तियां हैं, वीटो पावर है। इसी में 2 अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 200 और आर्टिकल 201। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रपति का वीटो पावर। और उससे प्रश्न बहुत आते हैं। इस क्लास को यहीं तक देखिएगा। अगली क्लास इससे जुड़ी हुई होगी, इससे एकदम मिली हुई होगी, और इसके देखने के बाद तब जो हमारी अगली क्लास देखेंगे वो आपको और क्लियर समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको देखने के बाद उस भी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत आते हैं। राष्ट्रपति के वो कानून को लेकर, कैसे कानून पास होता है, क्या होता है, उस पर प्रश्न बहुत आते हैं। आज के लिए इतना ही। कल की हमारी क्लास होगी राष्ट्रपति का वीटो पावर। ठीक है, धन्यवाद।